जी सर, बिस्मिल्लाह, आपके हाथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लीगल टाइटन्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और बेस्ट इन द ब्राइटेस्ट और यंगेस्ट लोगों के सामने आने का, और एक ऐसे टॉपिक के ऊपर कि जो मेरे नज़दीक प्रॉबली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक लेवल के ऊपर बिल्कुल ना इम्पॉर्टेंट भी है। इसको क्या फ़ायदा, और वो है लीगल एथिक्स का। क्या फ़ायदा भाई ईमानदार होने का, ईमानदारी करने की क्या ज़रूरत है, और ऊपर से लीगल एथिक्स वगैरह यहाँ पे क्या इस प्रोफेशन के अंदर मौजूद हैं, एथिक्स वगैरह होनी चाहिए, क्या फ़ायदा अगर आपको यहाँ पे मुकम्मल तौर के ऊपर करने का क्या सिलसिला है। बात ये है, मेरा तो दीन ईमान पहले दिन से ये है कि मेरे नज़दीक ये दुनिया का बेहतरीन प्रोफेशन है और दुनिया के बेहतरीन और सबसे ज़्यादा ईमानदार लोगों के लिए ये प्रोफेशन होना चाहिए। मगर हमने इसको फ्रैंकली इस प्रोफेशन को मुकम्मल तौर के ऊपर रौंद डाला हुआ है, बिकॉज कब्ज़े हम करवाते हैं, डंडे हम चलवाते हैं, और मुकम्मल तौर के ऊपर जो हमारा मयार या जो हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक कायद आज़म का प्रोफेशन है, इकबाल का प्रोफेशन है, मंडेला का प्रोफेशन है, इब्राहिम लिंकन का प्रोफेशन है, मगर गुल्लू भट्ट का भी बीच में प्रोफेशन है, और ये सारे का सारा, गुल्लू भट्ट वकील नहीं था वगैरह, बट डंडे चलाने वाला भी सिलसिला है, और बार के अंदर आपको बेशुमार ये वाला आंसर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फ़ायदा क्या यार भाई, आप सारे दोस्तों से बात समझने की, ये मैंने पहले भी आपके सामने ये जिक्र किया, आपकी भूख है। ईमानदार होने का क्या फ़ायदा, अगर अहमद कीम ने कहा था तानू की फ़ायदा वगैरह हुआ, अगर आपकी जेब के अंदर नहीं है और अपने घर से आपको लामे मिल रहे हैं वगैरह करने के, मेरे ऊपर कहने के बाद ये करने की क्या ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये ज़रूरत है कि कोई मुझे बता सकता है ईमानदारी का क्या फ़ायदा यार, नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए हैं। तो आगे देखी जाएगी वगैरह, आखिरत क्या मतलब है, एंड में जाके हज शज वगैरह कर लेना, खूब पैसे वगैरह कमाओ, लूटी जाओ प्रॉपर्टियाँ वगैरह लोगों की, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो मौलवी क्यों नहीं बन जाते यार, तुम्हें ये क्या, ये लगने की क्या ज़रूरत है, उसका ज़्यादा तुम्हें सवाब मिलेगा आखिरत की, अगर तुम्हें इतना बीच में ख्याल है। जाओ शाब हैं, तो मौलवी भी तो बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, तो जाके कर लो। ये डॉक्टर क्यों नहीं बने, इसके अंदर मुझे ये बता दो कि वकालत के अंदर आके व्हाट फंक्शन आर यू सर्विंग, क्या तुक है। आपस में खुल के है ना यार, देखो यू आर द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से सवाल वगैरह खुल के करो। बात तो ये है कि मेरे लिए तो ईमानदार होना बड़ा आसान है, मैं मीरजादा हूँ और मैं पकड़ के आके ये कहता रहा हूँ कि जी ये है वगैरह, मेरी तो 3 पुश्तें हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो मैं कर सकते हैं। आप अभी बढ़ रहे हैं तो क्यों ना लूटी जाए, क्यों ना बीच में कब्जा किया जाए, क्यों ना बीच में आपके साथ जो लड़का आया है वो देखो वो आगे निकल गया इतना ज़्यादा, और तुम यहाँ पे बीच में ईमानदारी कर रहे। उसने जाके 2 ये की, 2 ड्रग लॉर्ड्स के साथ मिल गया, और भी 4 बिजनेसेस साइड के ऊपर रखे हुए हैं। इस प्रोफेशन का क्या 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 वक़्त है, वाई डू इट, व्हाट्स द पॉइंट। हमारे अंदर से आवाज़ आएगी ना यार, देखो मैं तुम्हें कन्विंस करने के लिए यहाँ पे नहीं आया ईमानदारी वगैरह करने के लिए कि ईमानदारी करना बड़ा अच्छी बात है। इसलिए मैं कह रहा था एक लेवल के ऊपर ये दुनिया का सबसे यूजलेस टॉपिक है, क्योंकि मेरे कहने तक के ऊपर तो आपने ईमानदारी नहीं करनी ना, लीगल एथिक्स वगैरह अपने ऊपर इन्फोर्स नहीं करने। मैं अब 24 घंटे आपके सर के ऊपर बैठ के तो नहीं देखता रहूँगा, आपके अंदर से ईमानदारी की चीज़ आएगी। एक साइड के ऊपर ये सबसे इंपॉर्टेंट है वगैरह, बिकॉज आपके प्रोफेशन के हर लम्हे के अंदर इसके मुताबिक होना चाहिए। इस प्रोफेशन की अजमत और इस प्रोफेशन की अच्छी चीज़ ये है कि ये एक प्रोफेशन है, ये एक नौकरी नहीं है, पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है। अगर आपने बंदर बनना है, बंदर डुगडुगी के ऊपर नाचता है तो जाओ करो। अंडरस्टैंड दिस, इस प्रोफेशन में अगर आप आ रहे हैं तो हम आपको लीगल एथिक्स के अंदर कहते हैं कि चंपटी नहीं करनी, डन नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अपनी कुर्सी नहीं बेचनी, ये सारी की सारी करके, और ये वाली चीज़ है, ये आप खुद वादा करके आ रहे हो, तो सैक्रिफाइस करना, अपनी डिग्निटी बरकरार रखना, ये आपकी इंडिविजुअल डिसीजन है। बी वेरी क्लियर अबाउट दिस।
ये पैसों के लिए आप यहां पे नहीं आ रहे, आप आ रहे हैं लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए। खुदाई सिफ्त है मौलवी वाली जो आखिरत वाले कह रहे हैं ना, अगर तुम एक बंदे को उसका हक दिलवा देते हो तो तुम सुरखरू हो, वो तुम्हारे लिए दुआ मांगता है। यू आर गिविंग समथिंग एल्स, समथिंग अप इन योर लाइफ, इससे भी बड़ा ऊपर जा सकते हो। यू आर ज्वाइनिंग अ प्रोफेशन जहां पे एब्राहम लिंकन जो बीच में था, उसने जाके एक कौम को आजाद किया, कालों को, लेकिन उसका इख्तिताम क्या हुआ, कोई बता सकता है? He was assassinated while he was the president of America। पीछे से आके सर में गोली मारी थी, उसकी बीवी साथ बैठी हुई थी उस वक्त एक ड्रामे के अंदर। देखो, मरना हर बंदे ने होता है एट द एंड ऑफ द डे। अपनी जिंदगी को आपने वैल्यू देनी है कि नहीं, आप सही चीज के ऊपर खड़े हो कि नहीं। हर बंदा अस्पताल में जाके मर गए, यहां पे मर गए, पता ही नहीं लगता, कल का नहीं पता भाई ने भी ये बीच में क्या है। मगर इंपॉर्टेंट चीज इस जिंदगी के अंदर, इस दुनिया में, आप यंग हो इसलिए जरा खुल के बात कर रहा हूं, बिकॉज आप अभी तक करप्ट नहीं हुए, आपकी उमंगे हैं, आपके बीच में ख्याल है कि मैंने आगे कुछ करना है, अपना नाम बनाना है। अब इस प्रोफेशन के अंदर आ रहे हो और मैं आपके सामने खुल के कह रहा हूं कि इस प्रोफेशन से बेहतर कोई प्रोफेशन है नहीं, मगर जलालत के लेवल के ऊपर भी, बिकॉज चूंकि आपको मुकम्मल तौर के ऊपर गलत चीज करने की एबिलिटी, आपका टाकरा हो रहा है सबसे मजलूम बंदों से भी, राइट, रोंदा जा रहा है, और सबसे बदमाश बंदों से भी। दोस्ती किससे करनी है? सबसे बदमाश बंदों के लिए भी आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो। बूढ़ी अम्मा ने आपको दे दिया अंगूठा लगा के कागज के ऊपर के बेटा पुत्र मेरी है प्रॉपर्टी, मेरे कब्जा कीता है, फलान है, वापस कर दो, तो वो ब्लैंक कागज करके तुम अपनी फूफी के नाम पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। तुम ऑपोजिट पार्टी से पैसे लेके भी मुकदमा ठा करवा सकते हो, या तुम उसको अपना हक वगैरह उसका दिलवा के अपने आप को सुरखरू कर सकते हो कि वो तुम्हें दुआ दे। तुम्हारी जेब में इतने पैसे नहीं होंगे, बट बात ये है कि तुम अपनी कीमत तुमने खुद लगानी है इस प्रोफेशन के अंदर। तुम्हारी मर्जी है कितने में बिकते हो तुम। ये चीज प्लीज बी प्राइड के साथ, डिग्निटी के साथ, ये चीज आपको अपनी जिंदगी में देखनी पड़ेगी। अदरवाइज आप इतने ज्यादा वकील आ रहे हैं। आज सुबह मेरे पास आ गए 2 भाई कि जी आपके पास ज्वाइन करना है, हमने आपके पास इंटर्नशिप की हुई थी। उन्होंने दोनों ने, मैंने सीवी लेके आए, एक ने दूसरे की नकल उतरवाई हुई थी, और जो पहला वाले का जो सीवी था वो स्टेनो ने बनाया हुआ था। सब झूठ था। अगर आपकी इब्तदाई झूठ के साथ है मेरे दफ्तर में, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा अच्छा क्या प्लान है वगैरह, तो उन्होंने कहा हम जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, जुडिशरी में आना चाहते हैं। गाली मुझे बेसिकली इस चीज़ के ऊपर भी पड़ती है कि मेरा दीन ईमान ये है कि आप डिग्री ख़रीद के इस प्रोफेशन में नहीं आ सकते। अपोजिशन भी मुझे, इलेक्शन भी मैंने इसी चीज़ के ऊपर बेसिकली हारा। लोग कहते हैं, वकीलों के वकील अपने बच्चे डिग्रियां ख़रीदवा रहे थे, और गाली भी इसके ऊपर ही पड़ती रही बहुत ज़्यादा कि वो देखो वो हक़ है बच्चे का बीच में कानून के अंदर आने का, डिग्री ख़रीद के। मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये बता रहा हूँ, मेरे नज़दीक प्रोफेशन सबसे ज़्यादा ईमानदार बंदे का इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चांदी है, इसमें सबसे ज़्यादा टेम्पटेशन है, इसमें किसी को लूटने का सबसे आसान तरीका है, एंड यू कैन गेट अवे विद इट एज वेल। बुढ़ी अम्मा ने मर जाना है, प्रॉपर्टी अगर आपने ट्रांसफ़र कर ली तो सो व्हाट यार, अपने नाम के ऊपर। बट फिर आपने इसका आखिरत का कहा। एक और भी मसला है, वकीलों को लोग आके गोलियां भी बड़ी मारते हैं आजकल। हंसने वाली बात नहीं है। यू आर बिकमिंग अ टारगेट नाउ बिकॉज इन वजूहात की वजह से। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर एज वेल। समझो ये बात आपको समझ नहीं आती। ये कोई बंदा कोर्ट में आता है तो आग लावा ऑलरेडी खोल रहा है, वकील का काम है वो उसके अंदर दाखिल हो रहा है। किसी का बाप मर्डर हो गया हुआ है, आप उसके खिलाफ पेश हो रहे हैं, जिसको अक्यूज किया हुआ है, तो उसका तो गुस्सा आपके साथ अंत का होगा कि वो मेरे बाप के मर्डरर को छुड़ाने के लिए आया हुआ है। तो लीगल एथिक्स इसलिए भी मौजूद हैं कि जो जिसमें आपकी बचत है।
आपने पार्टी नहीं बनना। वो क्यों ना आगे, तुमने अगर ये उन्होंने ये लिखा हुआ है, हमने ये लिखा हुआ है कि जी चंपटी वगैरह ने, ये कोई बता सकता है जो मैं तकरीर कर रहा हूँ ये कहाँ पे लिखे हुए प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह की चीज़ें? आप सारे वकील हो गए, अभी हो रहे हो, तो काली टाई क्यों लगाई हुई है? यूनिफॉर्म के अंदर क्यों बैठे हुए? हाँ, लाइसेंस ले लिया हुआ है, तो फिर कौन सा पर्चा बनता है? हाँ, इम्पर्सनेशन का बनता है ना। यार देख भाई, मैं आपको, देखो आपको एम्बैरस करने के लिए नहीं आया हुआ, मैं अपने सामने बैठा हुआ समझा ये रहा हूं कि आप अगर इस स्टैंडर्ड पे अपने आप को उतार सकते हो तो आ जाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता लोगों ने आके तुम्हें घर आके लाइसेंस वगैरह दे देने। बट किसी ना किसी स्टेज के ऊपर किसी ने ख़राब करने के लिए ना, जब तुम सेक्रेटरी के लिए खड़े हो गए या किसी चीज़, उन्होंने एक तस्वीर उठा के ले आनी को, या देखो ये पहले लगा के फिरा करता था तस्वीर के अंदर इस तरीके से। नेवर पुट योर सेल्फ इन अ पोजिशन, इस प्रोफेशन के अंदर ये है जहाँ पे आपको गोली मारे या कोई बंदा आपको रोंद सके। फर्स्ट प्रिंसिपल, ईमानदारी इसलिए क्योंकि ईमानदारी ही आपको बचाती है, वो कानून और प्रिंसिपल्स के मुताबिक है, उसमें ही बचत है और फायदा। यू माइट गेट अवे विद इट, बट किसी ना किसी स्टेज के ऊपर फड़े जाओगे, और जितने ऊपर स्टेज पे जाओगे उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। सिविल जज एग्जाम के अंदर ये बैठे हुए हैं, तो उठा के ले आए कि मुंडे ने एक्चुअली लॉ ग्रेड पहले ही डिग्री कंप्लीट करना, तो पहले ही बीच में कर लिया हुआ था फारे। वो है ना जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर के एक जज साहब का मामला चल रहा है, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का जज बनने के बाद कोई ना कोई खोद के आपका कुछ ना कुछ निकाल लेगा। आप सदर के लिए, सेक्रेटरी के लिए, किसी स्टेज के लिए, सिविल जज के लिए जा रहे हैं, उस स्टेज के ऊपर पकड़े गए, तो सारी उम्र टाइम में वापस जाके तो चीज़ें नहीं फिक्स कर सकते ना। रूल्स को फॉलो करना और एथिकल इसलिए है कि इसी में आपकी बचत है। आप कतार फलांग के भी आगे जा सकते हो, उसमें कोई मसला इतना वगैरह नहीं है, बट फिर ये संभाल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपको अपना दामन साफ रखना ही पड़ेगा। अगर दागदार करके शायद बचत हो जाए, एंड तक आप बचते रहें, आप बड़े ज़बरदस्त जाके बन जाएं, बट समझने की ये है, आपके सामने खुल के ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे नज़दीक इसमें बचत है, किसी ना किसी स्टेज के ऊपर नहीं तो फड़े जाओगे। और अगर वहाँ पे होगा था, यहाँ पे कई बंदे इस चीज़ के लिए भी रोल रहे हैं जिनकी डिग्रियाँ जाली हो रही हैं कि एक ज़माने के अंदर कि जी वो सप्ली आ गई तो पैसे दे के ना अगले साल में बैठ गए। पहले हुआ ही ये करता था अटेंडेंसेस नहीं लगती थी, पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। अब बात ये है, अगर आपने अपना स्टैंडर्ड ये बनाया हुआ है कि मैं जाली अटेंडेंस जमा करा के आके LLB कंप्लीट कर लूँगा, तो एक आपने अपने साथ ज़्यादती की, और दूसरी मेरे नज़दीक आप बेईमान है, बिकॉज आपने मुकम्मल तौर के ऊपर इब्तदाही बेईमानी यहाँ पे फैली हुई है। आपने इब्तदाही जाली अगर इसके साथ की है तो फिर 2 इंच ही दूर है ना कि बेवा की प्रॉपर्टी अपने नाम पे करना। जाली अटेंडेंस है तो फिर ठीक है, जाली डॉक्यूमेंट भी बना लेना। ये चीज़ आपसे मुझे इतनी खुल के मुझे आपको खुशी करने के लिए यहाँ पे हो यार, बड़े ज़बरदस्त हो तुम, जीते रहो, तो फ्यूचर तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं आया, समझाने के लिए आया हूँ कि अगर अपना तुम किबला दुरुस्त नहीं रखोगे, अपना दामन नहीं बचा के रहोगे ना, मेरे से ज़्यादा किसी ने काम नहीं किया हुआ आपको पढ़ाने लिखाने का कि ईमानदारी से कैसे कमाते हैं, मगर ईमानदारी आपके अंदर से आनी है। तो इट इज़ वाइटली इंपॉर्टेंट कि यू गाइज ट्राई एंड फोकस ऑन दिस। लेक्चर नहीं दे रहा, बार बार आपको बोर करने के लिए यहाँ पे नहीं आया, लेकिन समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस चीज़ का करो। कभी जाके किसी के जो वकील कत्ल होता है उसका जनाजा जाके देखना, उसके बच्चों की हालत वगैरह देखना, या उसका वैसे जाके देखना। हाँ, आप मुझे ये कह सकते हैं, हाँ गरीब वकील का भी आप अहमद कयूम जाके देखें, जो डायलिसिस के ऊपर जिसके पैसे या कमाई वगैरह नहीं हो रही थी डायलिसिस के बाद, उसके भी बच्चे उतने ही रो रहे होते हैं। बट मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ईमानदारी से कमाना भी है, निरी ईमानदारी बंद करके नहीं करना, जोर लेकिन लगाना है मुकम्मल तौर के ऊपर कि रोजी रोटी ईमानदारी के साथ, प्राइड के साथ आए। फिर कोई बंदा सामने आए तो देख लें, फिर ये काले कोट का तकद्दुस, बिकॉज ये एक्चुअली एक लेवल के ऊपर होली आपकी ये है, ये रोब्स हैं, जो गाउन है वगैरह वो रोब्स हैं। मौलवी का जिस तरीके से जुब्बा होता है, क्या होता है वगैरह, इस तरीके से, ये इस तरीके से यू नीड टू टेक प्राइड इन दिस, बिकॉज यू आर जॉइनिंग अ प्रोफेशन जहाँ पे सैक्रिफाइस है, जहाँ पे वकील के जनाजे पे जाता है, कंधा देता है, आपस में आपका भाईचारा एक्चुअली है। सो इस लेवल के ऊपर इसको थोड़ा सा देख लो।
अब आपने मुझे कहा है कि मैं प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बात करूं, 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर। ईमानदारी और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो तो अपनी सारी साइड के ऊपर, वो तो मैं आपको कह रहा हूँ। इसके रूल्स प्रिंसिपल्स बताइए ना कहाँ पे लिखे हुए हैं, कोई बता सकता है? लॉग एड कितनों ने किया है? अगर चलो तुम लोगों ने लॉग एड करना तो होगा ना, उसके साथ ही पास हो गए। लॉग एड के अंदर सबसे आसान नंबर हासिल करना प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ना है, सिर्फ 3 सफ़े, 3 से 5 सफ़े और 10 नंबर है। रट के पल्ले अपने पल्लू बांध लें। ये अगर आप पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल्स जो हैं उनके अंदर एक चैप्टर है प्रोफेशनल एथिक्स और कोड ऑफ एटिकेट्स वगैरह का, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लेंगे, आप अपने आप दंड बेसिस के ऊपर नहीं करेंगे, आप केस के अंदर पार्टी नहीं बनेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें वो आपने, इसलिए भी मैं कह रहा हूँ 10 नंबर मिलते हैं यार उसके अंदर से। 10% तो 50% के अंदर से अगर आपको 10 नंबर अगर आपको वहाँ से मिल जाएं तो आप तो तकरीबन हाफ काफ़ी सिग्निफिकेंटली दे रहे हैं, सिर्फ 4 या 5 सफ़े पढ़ के तो पढ़ लेना। इस प्रोफेशन के अंदर समझने की ये ज़रूरत है कि ये दुनिया के, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अजीम तरीन लोगों का प्रोफेशन है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आजकल मैं बहुत ज़्यादा काम करता, मैं कायद-ए-आज़म को नहीं कोई इतना जानता, ना मुझे कोई इतने ज़्यादा बीच में पसंद है, मुझे प्यार है मोहम्मद अली जिन्ना से। तुम लोगों का ख्याल है कि जी ऐश ज़्यादा बह के टटर बीच में बोली जा रहा है सारे का सारा, इसको क्या पता हमारी तकलीफ़ का। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पोजीशन तुम सारों से गई गुजरी थी, माइनॉरिटी कम्युनिटी से था। तुम तो सारे मुसलमान हो मेरे ख्याल में, यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे तुम्हारा अपना मुल्क है, उसका तो अपना मुल्क भी नहीं था, राइट? मुसलमान था, माँ मर गई, बाप का बिजनेस ठप हो गया। बाप पहले अमीर था वगैरह, उसने पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, बैरिस्ट्री की उसने डिग्री वगैरह की। बाय द टाइम वापस आया तो बाप भी मर चुका हुआ था और सारे का सारा उसका बिजनेस भी ठप हो गया। एक शहर में रहता था कराची के अंदर, जहाँ पे काम वगैरह नहीं चला, छोड़ के उसको जाना पड़ा बम्बई में, बड़े शहर के अंदर। क्या चीज़ थी उसके पास? वकालत थी सिर्फ। मैजिस्ट्रेट बना, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ते हुए पॉलिटिकल पार्टी को भी ज्वाइन किया। कौन सी पार्टी को? कांग्रेस को। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बना, गांधी साहब आए, चुप के बाहर छोड़ दिया, वेला हो गया। बट वकालत थी, फिर वापस आके वहाँ से कमाई करने और शाहाना अंदाज के अंदर आ करता था। स्टाइल चेक करो। हाँ, उसके बाद इंडिया से बाहर जाके इंग्लैंड के अंदर रह रहा था कि यहाँ से आए अलामा, डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल, उन्होंने कहा कि तुम ही वकील हो, तुम ही बीच में हमें प्रॉपर्ली लीड कर सकते हो। इंटेग्रिटी उसकी इतनी थी बंदे की, बिकता नहीं था, झुकता नहीं था, इंटेग्रिटी थी। उसको उठा के, मैं फिर कह रहा हूँ, यतीम था, माइनॉरिटी कम्युनिटी का था, बाप मर गया हुआ था, पैसे नहीं थे, वेला था सारे का सारा। बट लुक एट हिम, उसके पास वकालत का गुर था, हुनर था। उसको उठा के वो जाके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बन गया, जिसकी तस्वीर पीछे लगाई। ये दोनों वकील हैं यार, कोई वजह ही थी ना। यू आर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन, तो इस चीज की प्राइड है। अगर तुम्हारा ख्याल है, फिर कह रहा हूं कि तुम वेले हो, तो मैं कह रहा हूं कि नहीं हो यार, तुम वेले सारे के सारे। तुम्हारी सिचुएशन जिन्ना से तो कम नहीं, बेहतर ही है ना। वालदैन तो हयात है ना तकरीबन सारों के। पाकिस्तान के अंदर तो मेजॉरिटी में तो हम, मुल्क तो तुम्हारा अपना है ना, गोरे के अंगूठे के नीचे तो नहीं है ना, ब्लडी ब्राउनीज तो नहीं हो ना, कि जहां पे आपको अंदर ही नहीं घुसने देते थे। और अगर ब्लडी ब्राउनीज हो भी है, अगर कोई आपकी कोई कमी कोताही है, उसने अगर ओवरकम किया इतने ज़्यादा स्टेक्स वगैरह के बावजूद, तो उस प्रोफेशन में ये प्रोफेशन उठा के आपको एतजाज़ एहसन बना देता है, एहसन बून बना देता है, आज़म नज़ीर तारड़ बना देता है, हामिद खान बना देता है, ये आपको प्रोफेशन जुल्फ़कार अली भुट्टो बना देता है। ये प्रोफेशन उठा के सारे अमीरज़ादे नहीं हैं। आज़म, ये एहसन बून साहब कहाँ से हैं, कुछ पता, कोई बता सकता? क्या कोई जज के बेटे मेरी तरह साहब का हम्बल बैकग्राउंड से ना? आज़म नज़ीर तारड़ साहब के क्या कोई MNA MPA वगैरह ख़ानदान के अंदर पहले थे, बट अब लॉ मिनिस्टर हैं।
हामिद खान साहब की, आप सारों की बैकग्राउंड, एतजाज़ अहसन साहब की, सारे के सारे, आसमा जहांगीर की चले थोड़ी सी फिर भी बैकग्राउंड वगैरह थी, बट समझाना ये चाह रहा हूँ कि इस प्रोफेशन ने देखो आपको नेशनल स्टेज के ऊपर ले जाता है, वर्ल्ड स्टेज पे भी ले जा सकता है। सो इसलिए इसको प्राइड दो, इसलिए ईमानदारी से करो। बेईमान बंदा तो मुश्किल है लीडर बनने लगा, बन भी जाते हैं मगर उनके फिर भी पीछे होता है कि जी पैसा है, ये है, वो है। इस तरीके से आपने अगर अपने आप को प्रमोट करना है और अपने आपको आगे लेके जाना है, इंटेग्रिटी और आपके प्रोफेशनल एथिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मैं आपके सामने सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आप सारों के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद है। रियलाइज दिस। अपने आप को इतना सस्ता कीमत अपनी मत लगाओ, क्योंकि तुम कायदे आज़म बन सकते हो। इस मुल्क को अगर किसी ने बचाना है तो वकील ने बचाना है, क्योंकि आप कानून में बिलीव करते हैं। यार वो वकील ही क्या जो कि पकड़ के ये कहता है कि मेरे तो कानून लागू नहीं होता, मेरे बच्चों के ऊपर कानून लागू नहीं होता, मैंने डिग्री अपने बच्चे के लिए खरीदनी है। अब ये इस चीज़ के ऊपर मेरा ये दीन ईमान है। मैं पिछले इतने अरसे मैं भी इलेक्शन हारा हूँ। आप मुझे कह सकते हैं अहमद क्यों बाहर ने तो ਤੁਹਾਡੇ मुँह ते मारी है पकड़ के कि ईमानदारी वड्डी ईमानदारी करन दी गल करते हो वगैरह, बट मुझे आपने बुलवा के फूल दिए, वो भी छोड़ दो। मुझे हारने के ऊपर इतनी मेरी तारीफ़ें हुई हैं या मुझे उन्होंने चूमा वगैरह कि ये है, अब बाकी वो भी छोड़ दो। मुझे अभी मैं उठ के आया हूँ डीबी के अंदर से, और जज साहब ये फरमा रहे थे मुझे कि वेलकम बैक, दे डोंट डिजर्व यू, तुम्हारे से ये है वगैरह, और रिलीफ भी दब के लब्बी और पैसे भी दब के लबते, बट इसलिए क्योंकि मेरी इंटेग्रिटी के साथ ये मैं अभी भी बरकरार हूँ। सियासत के अंदर भी पढ़ के, इस जौड़ के अंदर भी बीच में पढ़ के अगर आप अपना दामन साफ वगैरह रखेंगे तो अन्नेवा आएगी। और लोग भी बाकी पागल नहीं है, अन्य नहीं है वगैरह, वो पकड़ के आपको फिर भी चूमते हैं। और मेरे लिए ये तमगा है कि मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। और आसान था कि आप भी बीच में तंग आके कहेंगे कि लग गया है वगैरह, आप इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो वगैरह, बट मैं आपको रियलाइज़ करवाने के लिए आया हूँ कि आप इस प्रोफेशन का, ऐसे प्रोफेशन में आया है जो देखो दुनिया का ये सबसे अच्छा प्रोफेशन इसलिए भी है मेरे लिए कि मैं कोई और प्रोफेशन कर रहा तो मेरे तो बिस्तर तो ना निकला जाता रोज़। मैं बैंकर होंदा ना, पैसे शायद ज़्यादा लभ रहे होंगे, मगर मेरे से वही चीज़ रोज़ 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 रोज़, ये वो प्रोफेशन है जहाँ पे काम करने के लिए आपको चीज़ें सीखने के लिए आपको पैसे मिलते हैं। हर मुकदमा नहीं है, हर प्रोविजन नहीं है, ये आगे आपको पैसे मिले कि पढ़ के आप जाके वहाँ पे बात करें। ये वो प्रोफेशन है जहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ, आज आप जिस स्टेज के ऊपर बैठे हुए हो, मैं जब एक तुम्हारी उम्र का था, मेरे से 2 लफ्ज़ नहीं बोले जाते थे, पतली सी मेरी आवाज़ थी, मेरी टांगें कांपती थी, मेरा ज़ीरो कॉन्फिडेंस था। मैं जब बार भी कर रहा था, जदों भी मेरे 2 लफ्ज़ नहीं मेरे से बोलने जाते थे। अब पटर पटर करके बोल रहा हूँ क्योंकि इस प्रोफेशन ने मुझे इम्प्रूव किया है। आपके स्किल वगैरह मैं आपको कह रहा हूँ ना, लिखने की करो, आप आऊँ ये पेन घुमाओ, ये सारे के सारे ये चीज़ें मेरी आजमाई हुई हैं। मैंने लिखना शुरू किया और फिर लिखता गया। मैं अखबारों में भी लिखता हूँ, यहाँ पे भी लिखता हूँ। लिखने की मेरी जो झिझक थी वो ख़त्म हो गई, बोलने की झिझक ख़त्म हो गई, कॉन्फिडेंस वाली झिझक ख़त्म हो गई, और मैं पटर पटर करके आपके सारे दोस्तों के सामने बोल रहा हूँ। समझो ये कि अपना स्किल सेट आपने खुद इंप्रूव करना है इस प्रोफेशन के अंदर, और अगर इस प्रोफेशन के अंदर अपना स्किल सेट आपने खुद नहीं किया तो किसी ने आके टीका नहीं लगाना और आपको बड़ा वकील नहीं बनाना, आपने खुद अपने आप को बड़ा वकील बनाना है। बोलने के लिए तो मैं यहाँ इस प्रोफेशन के और इसमें मेरा जितना प्यार और जितना ये आपका दिल तोड़ता है और आपको तकलीफ भी देता है, और ये सारी की सारी मैं 5 घंटे और भी बोल सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप सारे के सारे मेरे से इंटरेक्ट करें, सवाल पूछें लीगल एथिक्स के बारे में। किसी चीज़ वकालत से ताल्लुक़ रखने वाले तो बोलिए, क्या सवाल है। अगर सवाल नहीं कर सकते तो फिर की डराने जज के सामने की करोगे यार। बोलती अगर इन्नी बांधेगी या दिमाग अगर इतना नहीं चलता कि धड़ाधड़ सवाल नहीं कर सकते तो कहाँ पे स्टार बनोगे। इन चीज़ों से झाका खुलता है। अगर नहीं होगा, ये झिझक है। एक चीज़ और आखिरी एंड में मैं कहता जाऊँ कि आप कहते होंगे वे वही सवाल करता रहता, क्या कौन सी गाली निकालूँ चे से कि क्या हैगा ये सारे का सारा ए मुंडा वगैरह हर दफ़ा टीसी करता रहता। वो बंदा तुम्हारे से आगे निकल जाएगा, तुम उधर ही बैठे बैठे गालियाँ निकालते रह जाओगे। अपना उल्लू जब तक सीधा नहीं करोगे
इस वकालत के अंदर रोस्टम पे जाके बात करनी है ना, बोला नहीं गया तो फिर वेले हो, लिखा नहीं गया तो वेले हो। हाँ आ गया ना वो, देखो चे, हाँ हाँ क्या मतलब, मुल्क को ना कहीं तोड़ने के लिए निकल पड़ना कि जी मैं पाकिस्तान के टुकड़े करके ना मैं बीच में ए करा। यार देख, इंटेग्रिटी के लिहाज से कायदा जना साहब को आई डोंट थिंक यू कैन टच फॉर इंटेग्रिटी, और उनकी जो अचीवमेंट है जो उन्होंने इतनी ज़िंदगी में की है, बट बनने की कोशिश आप कर सकते हैं। और अगर आप उनसे कम भी रह गए तो एक अजीम लीडर तो बन सकते हैं, और आपकी ज़िंदगी को मकसद तो मिल सकता है। फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक एथिकल वकील बन के करेंगे, जना साहब की ज़िंदगी में सियासत भी का भी वो बेशुमार हिस्सा बने, और उधर से वो जाके करने से वो मोहम्मद अली कायदे आज़म मोहम्मद अली जना बने, अदरवाइज तो बैरिस्टर मोहम्मद अली जना ही रहते। आई एम टेलिंग यू कि वो स्किल सेट आप ज़िंदगी की और जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपसे जो गुफ्तगू करने आया हूँ, मैं आपको पॉलिटिकल कायदे आज़म बनने के लिए नहीं कह रहा, अभी मैं आपको बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना को इंस्पिरेशन के तौर के ऊपर लेके एक अच्छा वकील अच्छे अंदाज के अंदर कमाने का इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक वकील के तौर के ऊपर ना सवाल जो करो उसका जवाब खुद निकालने की कोशिश करो। आ जाओ, लेट्स सी जना साहब को वकालत के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी? वकालत करने के लिए आपके ख्याल में, अब मुझे गिनवाओ सारी, क्या चीज़ चाहिए होती है? नहीं यार, वकालत में आप क्या करते हो? नहीं बड़ी नो नो, आप ऊपर लेवल के ऊपर जा रहे हो। ब्रेक इट डाउन इनटू वेरी सिंपल थिंग्स। वकील हर चीज़ को ना, बड़ी चीज़ को नुक्ते के ऊपर फोकस करके करता है। वकालत करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? सबसे पहले बोलना। ठीक है, रुक जाओ एक सेकेंड। मुकदमा देखना ना, मुकदमा जमा करवाना है, रुक जाओ ना सारा के सारा, पहले छाला मार के इधर उधर नहीं जाते। वकील बहुत लॉजिकल देखता है। क्लाइंट आ गया, क्लाइंट ने कहा मेरा ये मसला है, तो सबसे पहली स्किल क्या होनी चाहिए? सुनने की एबिलिटी है। मैं अभी आप सारों के सामने टकरे मार मार के घंटे से चीख रहा हूं कि उसके नुक्ते को अखज़ करके कागज़ पे लिखना आपका स्किल है जो आपने सीखना है, लेकिन आप अभी भी करने के लिए तैयार नहीं। सुनने के बाद उसको दिमाग में प्रोसेस करके और क्या की रहा है वगैरह, उसको नुक्ते के ऊपर जाना, लिख के अपने यहाँ पे उसके फैक्ट्स वगैरह नोट करना वो लाजमी है, राइट? क्योंकि प्लेंट के अंदर जानी है। ठीक है, अब उसका जवाब क्या है? कानून की नॉलेज भी थोड़ी बहुत लाजमी है। देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके जा रहा हूं कि वकील जना बनने का क्या तरीका है, कि आप तोड़ के वकील किस तरीके से करता है। कानून भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। अब कानून आ गया, उससे आगे क्या है? बड़ा अच्छा आ गया, आगे की करना है। वैसे एक स्किल फीस लेने का भी होना चाहिए, उससे पहले आप फीस, उस जुबान तेज भी होनी चाहिए थी, पैसे भी लगेगा। अब लिख लिया, अब आपने लिखना है। ठीक है, हाँ यार रिलैक्स ना यार, बीच में थोड़ी सीरियस बात हो जाए, उसके बाद में फीस का कर लेते हैं। आपका काम बोलता है, अगर उस काम बंदे की ज़रूरत है, जो मांगेंगे मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं तो अपने मुंशी के खाते में छोड़ता हूँ। 2 नंबरी है, वो सख्ती वगैरह वो कर सकता है, अमूमन होना भी यही चाहिए। आपने अगर डिग्निटी के साथ करना है ना, आप हैगलिंग वगैरह उसके साथ नहीं करते। अगर आपने ये करने के लिए, मैंने तो अपने मुंशी के खाते के अंदर छोड़ा हुआ है, वो बीच में उसको निचोड़ के भी अगर निकलवाना हो तो निकलवा लेता है। आ जाएं यहाँ पे, दिमाग लगा के कानून करके। अब उसका कानून आता है, मगर उसको कानून को इस्तेमाल करके रेमेडी की है, हेबियस कॉपस करनी है, बेल वास्ते जाना है, की करना है, वो भी होना चाहिए। निरा रट्टा नहीं होना चाहिए, उन्होंने इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, राइट? अब इस्तेमाल करके जो रेमेडी है, अब वो किताबों के अंदर आपको कहाँ से मिलेगी, किस तरीके से, कोई प्रेसिडेंट मौजूद है, किताब का भी पता होना चाहिए। और उस किताब को पकड़ के जो लिखना है वो कागज़ के ऊपर भी फिर अब आपने लिखना है। और देखो, मैं तुम्हें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल दिखा रहा हूं कि वकील हर चीज़ को तोड़ तोड़ के इसके जवाब अपने जहन से निकाल रहा है। ये चीज़ तुम भी अगर इसको टुकड़ों में तोड़ के करोगे ना, तो तुम्हारा भी निकल आएगा। और ये इस वकील का सबसे बड़ा स्किल है कि इसको तोड़ के, अच्छा कागज़ पे लिख लिया,
अब ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे जमा करवाना है, उसकी तैयारी, उसकी जजमेंट्स, रिसर्च भी आनी चाहिए। उसको जाके जमा करवा दिया, जमा करवा के उसके बाद अब लग गया अगली सुबह, खड़े होके बात करनी है, जुबान भी चलनी चाहिए। अब आगे से जाके कोई और जवाब आ गया, उसका जवाब का तोड़ क्या, फिर नॉलेज पे वापस जाओगे। तो सवाल आ गया ना कि मोहम्मद अली जिन्ना कैसे बनते हैं। आपको 8 स्किल्स मैंने सिखा दी है जो कि आप में होने चाहिए। जब तक अभी से नहीं अपने लॉ स्कूल के अंदर डेवलप करोगे तो तुम वेले हो। और लॉ कॉलेज में दोस्तों के दरमियान अगर तुम नहीं बोलते तो अदर आगे की जज दे डराने जज दे सामने तुम ठाठा करके बोलना शुरू कर दोगे जब प्रेशर होगा। अगर नहीं लिखते, गाइड के साथ तुमने कर लिया तो क्या तुम इतनी मोटी किताब तुमने जिंदगी में पढ़ी नहीं तो इतनी मोटी फाइल पढ़ लोगे? इतना मोटा नॉवल अपने शौक का पढ़ो, उर्दू कमजोर है तो उर्दू का पढ़ो, इतना छोड़ या इंग्लिश का पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता सफ़े बढ़ाई जाओ तो पढ़ने की एबिलिटी आएगी कि ज़्यादा ज़्यादा आप कागजात पकड़ के आप जल्दी से आपका पिकअप होगा। अखबारें पढ़ो रेगुलरली, अंग्रेजी के गाने गाओ ताकि प्रोनाउंसिएशन सही हो, या कम अज़ कम एक्चुअली ज़ुबान के ऊपर तो चलना शुरू हो ना, दिमाग तो चलना शुरू हो अंग्रेजी के लिए। या अगर उर्दू में कमज़ोर हो तो जाओ नूरी के गाने सुनो, ये वो वगैरह, अपना एक्सेंट सीधा करो अगर लतीफ़ा बन रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ ये सारे के सारे कोई टीके नहीं है, छोटे छोटे में सोल्यूशन भी तुम्हारे अंदर से ही निकलनी है। बात यह है कि अपने आप को एनालाइज करो। मैंने जो एक बनाया ना सबसे इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं उनमें एक ये देखें, एक वीडियो है 5 साल कैसे प्लान करते हैं, उसमें मैंने आपको लिटरली 2 सफ़े दिए हुए हैं प्रिंट करके कि अपने आप को, अपने स्किल्स को एनालाइज करो, प्लान करो कि 6 महीने में मैं किस तरह ठीक कर सकता हूँ, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, समझने में, ये सारे के सारा करने के अंदर, ये लोगों से मिलने के अंदर क्या क्लाइंट्स मैं हासिल कर सकता हूँ, ये स्किल्स मेरे अभी मैं कितने नंबर पे बैठा हूँ, तो इनको मैं 6 महीने के बाद देखो कि मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ उर्दू अंग्रेजी दोनों में। 6 महीने के बाद फिर बैठ के वो कागज़ अपने सामने रखो को हुन मैं किधर रहेगा, अगर मैं उसी नंबर पर हूँ तो फिर मैं कुछ लगता गलत चीज़ कर रहा हूँ तो इनू मैनू ठीक करने की ज़रूरत है, कोई और चीज़ करूँ। दिस इज़ हाउ यू फिक्स योर लाइफ, नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। समझ आई? तो आप तमाम दोस्तों को समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ, ये सारा मवाद ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल किया हुआ, मगर आज ये रियलाइज़ कर लो तुम्हारे वालिदैन तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, मगर उनके पास जादू का टीका नहीं है कि तुम्हें वो कमाना शुरू कर दें। तुम्हारे अंदर से जब तक ये नहीं निकलेगी तकलीफ और भूखे नंगे अंदाज के अंदर तुम आगे नहीं अपने आप को करोगे तो आप बच्चे ही रहोगे। आप प्रोफेशनल हो भाई, यू आर नॉट बच्चे। आप लॉ स्कूल में बच्चे नहीं हो। आपने अपने आप को एनालाइज करके अगर नहीं करना, हर मुकदमे में एक बंदा जीतता है, एक बंदा हारता है, राइट? तो हारना वाला तो वेले हो ना। इफ यू डोंट हैव द किलर इंस्टिंक्ट, यहां पे खड़े होके कि मैं एस तो आगे निकलना है और फिर मैंने इससे आगे निकलना है, फिर मैंने इससे आगे निकलना है, मैंने इससे आगे निकलना और मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, तो मैं तुम्हें मुकदमा नहीं दूंगा मेरे दफ्तर में जब तुम मेरे एसोसिएट होगे। ये वाला लड़का देखो कैमरे में आने के लिए मेरे साथ बीच में मेरा एसोसिएट है, उधरों उठ के वगैरह करके उसने जुर्रत की है कि यहाँ पे आके ना स्टार बने तुम्हारे सामने। है भी वैसे मेरा स्टार, काम भी करता है, जान मार के करता है, कुर्बत है, भाई है मेरा। बट देखो स्टार की एबिलिटी वगैरह कितना कैलकुलेट करके आया। पहले उधर तस्वीर ला रहा सी, मेरा जो डरू होंगे कि अहमद लगा है, उन्होंने कहा ये वीडियो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मैं ना लावांगा तो शेखुपुरे वाले मैंने वेखांगे तो मैं देखो स्टार बनने का मेरा मौका है, तो वो बन गया स्टार। अंडरस्टैंड कितनी कैलकुलेशन और किस लेवल के ऊपर आपको यहाँ पे करना पड़ता है टू बी एबल टू शाइन। अगर आप नहीं करोगे तो नहीं करोगे, जब आप भूखे मर जाओगे मरते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो टकेगा नहीं होता, मैं तो तुम सारों को रोद के अपने मुकदमों में जीत जाऊंगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्रूटल प्रोफेशन एज वेल। सीधी सीधी हो जाती है, 2 मिनट में आपका कोई दिल तोड़ के आपको यहाँ पर सुथरी सुथरी करके हंसता हुआ आगे निकल जाता है। सो हैव दिस ड्राइव इन यू। आप यहाँ पे आके मुझे इतना अरसा बर्दाश्त कर रहे हो तो नज़र आ रहा है कि आप सारों के अंदर स्पार्क है, बट समझने की ये ज़रूरत है कि अपने आप को अगर स्टार समझ के अगर आप करोगे तो आप स्टार वकील बनोगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्या, अपने आप को समझें कि आप कायदा मोहम्मद अली जिन्ना के बराबर हो सकते हैं। अगर मेरा ख्याल है वही एतजाज़ एहसन साहब, वे मेरी तो टांगे कांप रही, मैं आपका फ़ैन हूँ वगैरह, तो मैं हरा सकता हूँ एतजाज़ को। हराया है मैंने,
किसी खाते में किसी को भी ना लो, बदतमीजी ना करो, मगर इंटेलेक्चुअली अगर आप अपने आप को इस लेवल के ऊपर अगर आप नहीं कंसिडर करते तो फिर ठीक है, फारिग हो। किसी और ने तो नहीं आके कहना ना हाँ पुत्र तू बड़ा अच्छा हैगा, तेरी शक्ल बड़ी अच्छी है, मैं तेरे तो हार जांदा। उन्होंने कहना मुंडे नूं रख दो। हैं काबल बंदे नहीं, काबिलियत नहीं है हर बंदे। सबसे पहले हर बंदे में ड्राइव होनी चाहिए कि मैं, कोई बंदा यहाँ पे आपसे बेहतर नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना भी होता मैं रौन डालता। यू हैव टू बी, मैंने आपको इसलिए कहा था कि उससे बेहतर बनोगे, योर टारगेट नीड्स टू बी हायर। उससे मिस करके आओगे तो मोहम्मद अली जिन्ना होगे ना, थोड़ा सा नीचे वाले लेवल के ऊपर होगे। तो अपने आप को अपने एबिलिटी में, अपने मोहम्मद अली जिन्ना बटन खोल के टाई नहीं लगाई होती थी, वो उसकी टर्न आउट था, उसका स्टाइल एनालाइज करो। क्या उसका फूफा वाला वो वाला अंदाज रखना है कि अवामी बनना है, क्लाइंट मेरे अवामी है, मैं बैरिस्टर उनके सामने नहीं बन सकता, बैकग्राउंड मेरी उधर से आनी है। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे करके नेशनली मैंने उनको पकड़ना है, हाँ भाई की हाल चाल कैसे हो। पंजाबी उर्दू अंग्रेज़ी किसके अंदर जाना है, ये एबिलिटी स्किल सेट यू नीड टू बी एबल टू अडेप्ट एज वेल। सो छोटा सवाल था, मगर मेरा मकसद ये था कि आपको ये सारे के सारे स्किल सेट समझाऊँ। अभी भी ये बताऊं, आपकी अभी ये प्लेइंग टेस्टिंग लेबोरेटरी है आपका लॉ स्कूल। अगर क्लासें नहीं अटेंड करोगे तो दफ्तर रोज अटेंड कर लोगे। अगर 9 बजे दफ्तर में, अगर 9 बजे तुम वहां पे नहीं पहुंच सकते सुबह, तो 8 बजे बेल के लिए पहुंच जाओगे। रोज की आदत सुबह उठने की नहीं होगी, रोज शेव करने की आदत नहीं होगी, तो क्या रोज सुबह करके दफ्तर में आ जाओगे। ये वाली ट्रेनिंग, ये आदत अगर आप अपने अंदर भी नहीं डालते, किताबें पढ़ने की ये चीज़ें वगैरह, तो अपने आप को खुद ही तबाह कर रहे एंड फारे हो। इसलिए ये टाइम ज़ाया नहीं करना। आपको कोर्ट में वहाँ पे बुलवाने का भी मकसद ये है, लॉ कॉलेज में काम करवाने का भी मकसद ये है कि बोरिंग चीज़ें बर्दाश्त करनी सीखो, उससे नुक्ते अखज़ करनी सीखो, नोट्स लेने सीखो, क्योंकि यही चीज़ें आगे वकालत में इस्तेमाल होनी है। नॉलेज की शायद तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी ना हो, जितने स्किल्स वगैरह तुमने डेवलप नहीं करे वो तुम्हारा कसूर है। ये है जी बीच में चीज़ें वगैरह। और कोई सवाल हैं तो पूछिए प्लीज़। इंटर्नशिप डेफिनेटली करनी चाहिए, वकालत ना शुरू कर दें जो कि इलीगल होगी, जिस पे आपको हम बैन भी कर देंगे। बट लाजमी है कि आप आखिरी 2 साल के अंदर आप इंटर्नशिप करनी शुरू करें, ताकि आपको भी समझ आनी शुरू हो कि ये किस तरीके से सारे का सारा सिलसिला चलता है। आपको फिर वो जो कानून पढ़ रहे हो वो भी समझ आनी शुरू होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप ताकि जब नौकरी के लिए 5 साल के बाद आएंगे तो आपके इतने तासुरात और इतने कॉन्टेक्स्ट बन गए होंगे, कोई अहमद क़यूम दे कोल जाना है या फलां दे कोल जाना है, और अगर आपने अपने करतब अच्छे दिखाए होंगे मुझे, तो आपके साथ ये भी मैं ये चीज़ भी मैं कर सकूँगा, यार ये अच्छा लड़का है जो इंटर्नशिप के अंदर आया था, तो आपको नौकरी के लिए रख लूँगा। अलवी साहब का मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ, और मैंने कोई हज़ारों की तादाद में अब लड़के ट्रेन कर दिए हुए हैं। हाँ, आप अपने कॉन्टेक्स्ट बनाए। देखो अलवी साहब शायद ये कह रहे होंगे वकालत करनी ना शुरू कर दो। यार देख, मेरे नज़दीक तो अगर आप जाके नहीं देखोगे कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कोर्ट है, ये चीफ जस्टिस की कोर्ट है, आपके अंदर नहीं होगी कि यार मैंने इधर जाना है। सिविल कोर्ट में जितना आपको मसले मसाइल होते हैं, कई देख के ही भाग जाते हैं। या आपको नहीं, देखो आपको इब्तिदा में पता चल जाए कि LLB दी तो वकालत का करियर आपको जचेगा कि नहीं, बेहतर नहीं है कि 3 साल पहले ही पता चल जाए। मेरे पास तो LLB से पहले लोग आके इंटर्नशिप भी करते हैं, एप्टीट्यूड अपना चेक करने के लिए, पसंद है कि नहीं, मज़ा आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता, ऐसे भी मैंने बीबियां देखी हैं जो LLM करके आई हैं, इंग्लैंड से करोड़ों रुपए लगा के आई हैं, कहते हैं ये तो मैंने पसंद ही नहीं है प्रोफेशन, पैसे साड़ दिए सारे के सारे। सो ये है। और कोई सवाल? लेकिन सर जो हालात हम आज जुडिशरी के देखते हैं, जैसा कि विदाउट एसोसिएशन विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स वो मिलने के इमरान खान से अडियाला जी, और उनके पास मेरी शुगर लो हो रही है, माइंड ना करना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सर उनके पास ऑर्डर है, और जिस तरह हाई कोर्ट के ऑर्डर की
बेतकीरी हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये आने वाली फ्यूचर में क्या इसका इम्पैक्ट होगा जुडिशरी पे, सोसाइटी पे, हमारे प्रोफेशन पे, कि वो एक ऐसा चोर रास्ता रोक के कह रहा था कि जी आप नहीं मुलाकात कर सकते, और एक जेल का सुपरिटेंडेंट कह रहा था जी हमें तो मिला ही नहीं है, और फिर एक लार्जर बेंच बनाया जाता है 3 जस्टिस का, और 3 जजेस बैठ के भी फैसला देते हैं, और उसकी जो टेस्टेड कॉपी है वो भी भिजवाई जाती है कि मुलाकात करवाई, लेकिन फिर नहीं करवाई जाती। तो सर ये चीज़ ऐसी हम कैसे वो डिसाइड कर सकते हैं जस्टिस के लिए या बाकी मामला के लिए? तुम्हारा ज़ाती मुकदमा है जिसके बारे में सारी चीज़ें बात कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, एक ओवरऑल जनरल भाई एक सेकेंड, सो व्हाट, अगर सिस्टम टूटा हुआ है जा फिर भाई अमेरिका इमिग्रेट कर लो उधर जाके, तुम्हें अगर नहीं पसंद या यहाँ पे अगर अपना हिस्सा नहीं डाल सकते इसके अंदर या बेहतरी नहीं ला सकते, तुम्हारी मर्जी। अलमिया हमारा बेसिकली ये है कि यही गुफ्तगू बार रूम के अंदर बैठ के हर बंदा सुबह से रात गए तक हर यंगस्टर बीच में कर रहा होता है, यही गुफ्तगू अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी का एक दूसरे का सर फाड़ने के लिए कर रहे होते। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਦਮਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 2 ਵਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਫॉर ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ हुआ, जज खारिज कर रहा है, ਗੱਲ ਇਹ करो कि ਕਿਹੜੀ जजमेंट ਤੁਹਾਡੇ फेवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, तुम्हारी रोजी रोटी उससे वाबस्ता है। मेरे से एक बंदा आके पूछता कि जी आपके ख्याल में सलमान राजा ने अपना फलां चीज़ करके अपनी साख मजरू नहीं कर ली? मैं कहा सलमान राजा को तकलीफ होनी चाहिए, तैनू की कोई फर्क पै रहा है, तू अपना मुकदमा जाके वेख के तैनू की होंदा है? आप देखो व्हाट बिजनेस इज, आई अंडरस्टैंड आपकी एस्पिरेशन है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, बट मैं फिर ये कह रहा हूँ अभी आपकी रोजी रोटी की और प्रोफेशन की बात हो रही है, पहले अपना काम सीधा करें, और मेहरबानी करके आप कह रहे हैं कि ये है वगैरह आगे से करके, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम विद एनी ऑफ दिस स्टफ यार, गिव मी अ ब्रेक। आप ये जो सारी की सारी गुफ्तगू कर रहे हैं ना, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आई हैव एन ओपिनियन विच आई विल नॉट गिव बिकॉज इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको अपना ओपिनियन होगा, मेरा अपना ओपिनियन होगा। बात यह है कि भाई तुझे काम करना आया, चल तेरा झाका तो खुल गया कि तू यहाँ पे सवाल वगैरह बीच में कर रहा है, बट प्लीज फोकस ऑन योर वर्क, प्लीज फोकस ऑन योर एबिलिटी टू। ये अगर हो भी गया सारा, मैं तो जवाब दे दिया, हम आधा घंटा बहस कर लिया, ओ भाई घर जाके तुझे पैसे आज तूने कमाए, अगर तू वकील होता, तेरे बच्चों को पैसे मिले, उन्हें जाके कैदी नंबर 804 के लिए तू चीखता रहा, या तू PMLN के लिए चीखता रहा वगैरह, या तूने जाके फलां जगह पर जाके सेल्फी उतार ली, उसके साथ वो अपलोड कर लिए, तो क्या अवाम को ये पता चला कि तुम बहुत प्रोफेशनल वकील हो, कि उनको ये पता चला कि ये सियासी वकील है और ये इस साइड का वकील है, और ये आप खेल रहे हैं कि जी शायद गवर्नमेंट उसकी आए तो शायद मुझे नवाज दिया जाए, शायद ही हो। तुमने उस दिन क्या कोई काम किया अपना जाती, रोजी रोटी अपनी की? आई टोल्ड यू कि यू इन दिस प्रोफेशन यू हैव टू बी द मोस्ट सेल्फिश बंदा ऑफ दम ऑल, बिकॉज तुम्हारी पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप इज कि तुम्हारे वालिद साहब भी तुम्हारी एबिलिटी नहीं ठीक करके दे सकते कमाने के। होंगे शहजादे यहाँ पे मौजूद, मगर फिर कह रहा हूँ ऑल ऑफ दिस इज इररिलेवेंट, बिकॉज कंक्लूजन वगैरह ये इसके ऊपर आई है कि ये जो सियासी गुफ्तगू वगैरह करते हैं आप ज़रूर करें, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू हैव दिस ओपिनियन, आपका स्किल सेट बेहतर होगा, बट तुम्हारा इस स्टेज के ऊपर व्हाट बिजनेस इज दिस ऑफ योर्स यार? ठीक है, हाँ डिबेट के लिए आप ज़रूर कर लो आपस में बैठ के, उसका ये मौक़िफ़ होगा, इसका ये होगा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो तुम्हारा अपना ख्याल नहीं है उसकी तरफ से आर्ग्यू करने की कोशिश करो, और दूसरा बंदा जो है PMLN वाला वो PTI की तरफों आर्ग्यू करें, और PTI वाला PML, बिकॉज वकालत में ये होता है। योर ओपिनियन इज अटरली इररेलेवेंट, यू हैव टू आर्ग्यू द केस ऑन द फैक्ट्स विच आर बिफोर यू एंड ट्राई टू मोल्ड इट ये करके। अगर तो तुमने यही करना तो ठीक है, फिर सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों के मुकदमे करना जो तुम्हें पसंद आएंगे, बाकियों के ना करना। That's not what, I don't mean to put you on the spot, but what I'm trying to say is this question is utterly irrelevant. अगर सिस्टम टूटा हुआ है तो जा भाई लाइसेंस हासिल करो और इसको बेहतर कर, ठीक है? अपना हिस्सा तुम करो, मैं अपना हिस्सा करूंगा। मेरे कहने से, यहाँ पे गुफ्तगू करने से तो कुछ नहीं होना ना, कि मेरे ख्याल में ये है, यूं है, ये मैं सिस्टम को गाली निकाल के, सिस्टम टूटा हुआ है। मुझे अमेरिका के अंदर 10 गुना ज़्यादा नौकरियाँ मिल रही थी बेहतर, 20 गुना ज़्यादा मैं पैसे कमा सकता था। मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैंने ठीक करना है। 5 साल बार काउंसिल के अंदर दिए, इलेक्शन अभी हारा हूँ, मुंह पे ठुड्डा भी पड़ता है, और वैसे भी ये सारी की सारी जो चीज़ें उसके बावजूद आप यहाँ पे करते हैं क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी को मकसद देना है।
सो आपका जो दीन ईमान है उसके मुताबिक खड़े हो, बट वंस अगेन रोजी रोटी जेब दे विच बटवे दे विच पैसे होणगे तो कुछ ना कुछ करोगे ना। सो आई कांट आंसर दिस। हाँ, यहाँ पे लॉ की बड़ी वायलेशन भी होती है। सो व्हाट, काम बोलता है। अगर रिलीफ आपको नहीं मिलती, जज अद्धे शहर के नाल तुसीं लड़ाई की हुई है, आपने बीच में आप अपने आप को आप यहाँ पे एहतजाज करते हुए फिर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि ए गलत है और वो है, आप पॉलिटिकल वकील हैं, तो फीस नहीं लगेगी। अगर आप होंगे वगैरह, क्या चीज़ आपकी एबिलिटी टू गेट फीस एंड एबिलिटी टू गेट केसेस आपकी इंप्रूव करती, उसके ऊपर आपने फोकस रखना है। थोड़ी लफ्जी है फिर होल। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़, शुरू में सारे के सारा काम मुफ्त में करो, उसके बाद ये कहो कि यार मेरी क्या उसको कहते हैं, मेहरबानी करके मेरा ना आप अगर कंप्लीट कर दें, मेरा अगर आप ख़र्चा पूरा कर दें तो काफ़ी है, काम हाथ से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अपना फॉर एग्जांपल एक करियर का एक साइड कैसे किया। मुझे म्यूज़िक का वैसे तक का शौक़ था, राइटिंग की एबिलिटी मैं इंप्रूव करना चाहता था। अखबारों में मैं म्यूजिशियंस के बारे में, म्यूज़िक के बारे में लिखना शुरू कर दिया। अली नूर जो म्यूजिशियन है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वहाँ पे उनके बारे में लिखा करता था। तो ईपी बैंड से मेरी दोस्ती हो गई, जिसमें मेरा कज़न हसान खालिद था, वहाँ पे फवाद खान भी था। उनके साथ वहाँ पे उनके बारे में मैं आर्टिकल्स वगैरह लिखा करता था। उनको पता था कि मैं वकील हूँ, तो उन्होंने अपने जो बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मुझे दिखाने शुरू किए, वो मैंने मुफ्त करने शुरू कर दिए। फवाद खान फिर फिल्मों के अंदर चला गया, ड्रामों के अंदर चला गया, उसके अंदर थोड़ा बहुत हेल्प आउट वगैरह किया, पैसे थोड़े बहुत चार्ज करने शुरू कर दिए, इतने ज़्यादा नहीं किए। फिर फवाद इंडिया चला गया, इंडिया की फ़िल्में की, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने नेगोशिएट किए, ज़्यादा उसको फ़ीस वगैरह अदा की, उसने फ़ीस चार्ज करनी शुरू कर दी। अभी भी मैंने जाके उसके एक दो देखने आज। उसके बाद इंडिया के अंदर वो हिट हो गया, तो फवाद खान के जो बाकी थे, फवाद खान ने मुझे मिलवाया, फवाद खान ने मुझे जाके मिलवा दिया बिलाल अशारी से। वो फिल्म बना रहे थे लेजेंड ऑफ मौला जट, वहाँ से मुझे मारा हिकमत से मुलाकात हुई। उन दोनों की कंपनी थी, उनकी कंपनी मैंने और पार्टनरशिप मैंने उनकी बना डाली, उसके पैसे मिले। उनकी पैसे बनाने के बाद उनके जो अग्रीमेंट्स वगैरह थे वो मैंने सारे के सारे हैंडल किए। उनकी जो लिटिगेशन हुई, वहाँ से लिटिगेशन मुझे मिलनी शुरू हो गई, और मेरी फ़ीस बढ़ती गई और मेरे क्लाइंट बेस बढ़ते गए। मेरे एक शौक़ से, मेरी जान पहचान से, उनसे आसपास के लोगों से, और फिर उसके आसपास के लोगों से, और वो करते करते, और अब उस फील्ड के अंदर जिसका मुझे चस्का भी बड़ा है, मज़ा भी है, उनके साथ भी आप फिर रहे हैं, ये सारे के सारा मैं वहाँ पे छा गया। वकालत भी इसी तरीके से बनती है। ये गुर है कि इंच बाय इंच कोई टीका नहीं हैगा, अगर होता तो मैं आपको दे देता। मैं इसके अंदर मेरे पास एडवांटेज थी कि मैं मलिक कयूम साहब का पुत्र था, लेकिन जब अब मेरे वालिद साहब के ऊपर अताब आया तो मेरी फ़ीस भी ज़ीरो हो गई। वो मैंने उन्होंने क्या, इन्हों कितने रिलीफ देनी है, ये करके वहाँ पे आपके पास जो आपका स्किल सेट है वो आपके लिए होगा, मेरा वाला मेरे लिए होगा, आपका वाला आपके होगा, आपके अब्बू के जानने वाले ये होंगे, आपकी बीच में टेक्सटाइल का एक छोटा सा स्पिनिंग यूनिट है, तो अब्बू के फिर आप एप्टेमा में जाएँ, टेक्सटाइल मिलों को जाके पकड़ें, आपके अब्बा जी के ये फला इस नौयत के दोस्त हैं, ये हैं वगैरह करके, वो आप अपने दिमाग के साथ करते हैं। किसी के पास कोई टीका नहीं है, आपने बढ़ाना है, अपनी क्लाइंटेल बढ़ानी है, और पैसे भी वहाँ से फिर ऊंचाई से। तो फीस के मुताबिक ये देखो, यू कैन बी ए प्रोस्टिट्यूट, यू कैन बी ए पिम्प, और या यू कैन बी ए वली, यू कैन किसी गरीबड़े के लिए आप सवाब भी कमा। मेरा 60% काम मुफ्त है मेरा, और बल्कि 30% काम मुफ्त नहीं है। 30% काम का भी तकरीबन मुफ्त ही है कि वकील मेरे साथ जो काम लाते हैं वो फीस ले लेते हैं और कहते हैं मोहम्मद भाई कर दो, क्योंकि मैं सियासी था या हूँ। 10% के अंदर मुझे दबा के बीच में फ़ीस मैं ले लेता हूँ। हर बंदे का अंदाज़ा अलग अंदाज़ है, आपने क्या करना है, किस तरीके से करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे करनी है। अगर बंदा नहीं, आप उसके अंदर ये प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ो, उसके अंदर फीस किस क्राइटेरिया के ऊपर आपने करना है उन्होंने लिखा हुआ है। अगर आपका हाथ लगता है तो ले लीजिए, 2 नंबरी आप फिर भी नहीं करेंगे। हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल जो है आप एथिक्स के ऊपर काम करें, अपनी डिग्निटी के
दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि लॉ के अंदर वायलेशन हो रही है, इससे तुम्हें क्या, या लॉ जो है वो करप्ट हो रहा है, आप अपने लॉ का आपने ठेका नहीं उठाया हुआ, आपने अपने करियर का पहले उठाया हुआ एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाके yes you will go ahead and fix it, but you first you fix yourself. Let me actually worry about this. What can you do about it? अभी स्टेज के ऊपर आओ, अपने आप को इस पोजीशन के ऊपर, आई हैव अ पोजीशन, ये जो सारी की सारी चीज़ें करें, आई नो मैंने किस चीज़ को डायरेक्टली अटैक करना है, किस तरीके से है, कौन गलत है, 26वीं तरमीम के ऊपर क्या है, हम डिटेल में बात कर सकते हैं, मगर मैं आपके सामने वो बहस करने के लिए नहीं बैठा हुआ. आई एम हेयर टू टेल यू, यू डोंट नीड टू फोकस ऑन इट राइट नाउ. यू नीड टू फोकस ऑन योर अर्निंग एबिलिटी. किसी जगह पे पहुंचोगे तो जाके करोगे ना. आई एम नॉट सेइंग इट एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर डिग्निटी. यू आर नॉट सपोज टू से कि यार वो जो हो रहा है वो सही है. गलत चीज को आपने नहीं कहना. यू हैव योर ओपिनियन अबाउट इट, बट वंस अगेन आपने अगर एक जगह, मैं पीटीआई की भी इलेक्शन पिटिशनें करता हूं, मैं पीएमएलएन की भी करता हूं, दोनों पार्टियों की मैंने की हैं इस दफा. वो वकील ही क्या जो बीच में पॉलिटिकल लेके आधे बंदे तो तुसी लेने की जरूरत नहीं हैगी. हाँ, अगर आपका ये है कि मैंने लॉ ऑफिसर लगना है और लॉ ऑफिसर के बाद हाईकोर्ट का जज लगना है और आप लंबी गेम वगैरह खेल रहे हैं, तो कई बंदे इस लाइन पे भी, उसमें भी कोई गलत नहीं है. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी दो पॉलिटिकल पार्टीज में थे. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी एक ही डायरेक्शन के अंदर इस तरह लेके गए. ही वॉज नॉट अवे फ्रॉम, मंडेला वॉज नॉट अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स. बाकी ये क्या इसको कहते हैं, इब्राहिम लिंकन वॉज प्रेसिडेंट. यार होता है, देर आर पॉलिटिक्स, देर ये सारी की सारी चीज़ें वगैरह इसके अंदर आती है. ऑल आई एम सेइंग इज एवरीथिंग इज बिल्ट अपॉन अ सॉलिड बेस, जहाँ पे जिस पे आप फॉल बैक करके कमा सकें. अपनी इंटेग्रिटी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर मैं आपके मुकदमे भी आप वो भुगत रहे होंगे, और आपको मौका, ये 780 में भी आप अंदर हुए होंगे, और आप बीच में अपना डिस्टेंस अगर प्रॉपर्ली नहीं रखेंगे. हसान न्याजी मेरा दोस्त है, 10 दफ़ा समझाया था, राइट. वो ये अगर आपने इतना ही ज़्यादा बीच में अगर आपने लाइन के ऊपर जाना, यू नॉट सपोज टू, डोंट ओवर डू इट, देन मसला आता है. पॉलिटिकल आप रहें वगैरह, उनके मुकदमे ज़रूर करें, बट फिर आपको क्या है कि फर्स्ट थिंग इज डोंट बिकम पार्टी टू एनीथिंग. यू हैव टू बी न्यूट्रल. या तो वकील बनो या सियासी बनो, जाके वो आपका होगा डिग्निटी वगैरह इसके अंदर. हाँ यार 2 बजे मेरा है, 3 मुकदमे अभी करने, बार बार कॉल. हम हुक्म क्वेश्चन. हाँ जीता था, किया तो मैंने 10 साल पहले था. ये वो तो था लाहौर हाई कोर्ट, उस केस का नाम था, तीन पार्टीज की तरफ से किए गए. लाहौर बार एसोसिएशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और तीसरा वन वाज उसको कहते हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन. इशू उसके अंदर बेसिकली ये फंडामेंटली था कि वकीलों की सर्विसेज के ऊपर 16% टैक्स लगता है कि नहीं. गवर्नमेंट लगाना चाह रही थी. आप अपनी पावर चेक करो, मैंने रेट करके पूरी गवर्नमेंट के 10 साल के हर वकील के 10 साल की कमाई के ऊपर 16% टैक्स लगा हुआ था, इन एडिशन टू 15% जो आप इनकम टैक्स देते हैं, 31% उनको देना चाहिए था. उसको इलीगल डिक्लेयर करवा दिया. पूरी गवर्नमेंट मशीनरी एक साइड पे थे कि नहीं असी लाना है. मेरी पावर चेक करो, मेरी एबिलिटी चेक करो कि मैंने पूरी की पूरी कम्युनिटी के ऊपर उसको ये कर डाला. वोट उन्होंने फिर भी नहीं मैंने दिते ही. उन्होंने अगो मैंने किया, जब मैंने उनको बड़ा ये कहा कि यार देखो मैं तैनू किन्ने पैसे, उन्होंने कहा हम टैक्स देते ही नहीं है, तो आपने क्या हमारा फायदा किया. हाँ क्या वो तो है यार वगैरह, हमने भी खिलाई थी यार. वो अपनी साइड के ऊपर देखो, मैं मजाक के अंदर कह रहा हूँ, ये करके नहीं लगा करनी पड़ती हैं, सही है, बट उसके अंदर फिर देखो आपका पॉलिटिकल प्रोसेस इसी तरीके से होता है. वो तानू रोटियां करके फिर उसके बाद तो रोटियां नहीं लभदी ना यार, सीजन के बाद फिर तो कहते ना कि यार तू वोट नहीं डाला होगा. नहीं देखो ग्रुप की एफिलिएशन क्या है, तो सारी की सारी साइड के ऊपर है. इशू बेसिकली ये होता है. जी सर ओके. हाँ सर इसकी बात थी कि जब आप मेंबर थे उसके दरमियान एक ये हुआ है, अभी जो मौजूदा मेंबर भी हैं, कि पहले था कि एज लिमिट और सेशन गैप स्टूडेंट्स के लिए, क्या एज लिमिट सेशन
जी लॉ के स्टूडेंट्स के लिए सर सी लॉ भी था ये सारा कुछ खत्म कर दिया गया हम्म। सर इसकी निस्बत जो होगा कि ये काम जैसे कि अब आप जानते आपने पढ़ा है कानून पढ़ा इसको कानून कौन सा रेगुलेट करता है? यू डू नो कि लीगल एजुकेशन और ये तमाम को कौन सा कानून कौन सा रेगुलेट करता है? वकीलों को कौन सा कानून रेगुलेट करता है? लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट, उसको अगर आप और से पढ़ें तो उसके अंदर लीगल एजुकेशन की रेगुलेशन के अंदर पंजाब बार काउंसिल का, प्रोविंशियल बार काउंसिल का रोल ही नहीं है। जो आप कह रहे हैं ये जो ईयर वाला जो सिलसिला है, कौन सा ईयर, जो गैप ईयर वाला जो होता है, सेशन ईयर वाला, वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने ख़त्म किया है, उनकी मर्जी वो चाहे, हम उनको रेगुलेट नहीं करते। सी लॉ सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में मौजूद था जिसके खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने जिनकी पावर है एक एप्लीकेशन जमा की और उन्होंने अलाउ किया, हमने नहीं किया। मेरे से अगर पूछते तो मैं अपोज करता, मगर 5 साल से 4 साल करवाने के लिए LLB की डिग्री वो भी हमने करवाया। मैं वो करवाना चाहता था तो इसलिए सी लॉ के ऊपर हमें थोड़ा सा हाथ हल्का रखना पड़ा, बिकॉज ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो रहा था 5 से 4 करवाने के अंदर। अदरवाइज एक्सटर्नल वाले 3 साल में LLB कर रहे थे और जो पाकिस्तान का जो कानून पढ़ा था उसको 5 साल के लिए फंसना पड़ रहा था, इसलिए करवाया। सर इसमें एक क्वेश्चन ये था कि अब जैसे एलिजिबिलिटी या सेशन कैप खत्म हो गया, अक्सर लोग होते हैं लॉ किया हुआ है या लॉ नहीं किया, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं, डिफरेंट केसेस में जब वो रिटायर होते हैं, अब रिटायरमेंट के बाद सर वो लॉ पढ़ लेते हैं, उनको लीगल एडवाइजर हर चीज़ प्रोफेशनल है, उनको हर चीज़ लॉ का पता होता है अपने डिपार्टमेंट में सेक्शन तो वो तो इस फील्ड में बड़ी इजीली ऊपर आ जाएंगे। आ जाए, उनका हक, काबिल बंदे को नहीं आना चाहिए। हमारे भाई लोग वैसे चाहते हैं कि डिपार्टमेंट छोड़ने के बाद किसी बंदे का हक नहीं होना चाहिए कि वो वापस आ सके। अगर अवाम का ख्याल है और वो रूल्स बना देती तो रोक दीजिएगा, उन्होंने चैलेंज करना होगा वो चैलेंज कर लेंगे, मगर अभी चूंकि रूल्स अलाउ करते हैं, सौ बिस्मिल्लाह, अगर वो काबिल हैं या उनको नॉलेज आती है तो आपकी रोजी रोटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनकी काबिलियत क्यों ना है उनका। और यंगस्टर का क्या आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू अर्निंग है और यंगस्टर का ज़्यादा पावरफुल होता है और बाबे का कम होता है, बराबर है ना? तो compete, बुढ़े बाबे की इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 50 जगह से काम हासिल कर सके। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट, ये झिझक किस चीज़ की कि जी हमें ये भी बीच में प्रिविलेज दिया जाए, वो भी किया जाए और सारे का सारा किया जाए। उसको चूंकि काम आता है, इस वास्ते ਉਹਨੂੰ नहीं आना चाहिए, मैनू तो आंदा नहीं है, मैं यंगस्टर हैगा तो इस वास्ते सानू मौका मिलना चाहिए। अवाम कहाँ पे जाए जिसको, उनको काम करने वाला कोई बंदे की नहीं फिर प्रोविजन होनी चाहिए क्योंकि रोजी रोटी मिलनी चाहिए। यू माइट नॉट लाइक दिस आंसर बट मेरा आज सच बोलने का मूड है।